नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त है, करीब 500 साल का, जिसे अक्सर डार्क एज या अंधकार युग कह दिया जाता है। ये वो समय है जो मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त साम्राज्य से ठीक पहले आता है। पर सवाल ये है कि क्या ये डार्क एज वाला लेबल सच में सही है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। देखिए, इसे डार्क एज कहने के पीछे का लॉजिक ये दिया जाता है कि मौर्यों जैसा कोई एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था, सब कुछ बिखरा हुआ सा था। लेकिन क्या पॉलिटिकल बिखराव का मतलब हमेशा से कल्चरल और इकोनॉमिक गिरावट होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज इसी सोच को चैलेंज करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम मौर्यों के बाद आई डायनेस्टीज को देखेंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट से आए लोगों की कहानी जानेंगे, पावरफुल कुषाण एम्पायर की बात करेंगे, उस दौर के जबरदस्त ट्रेड को समझेंगे और आखिर में अपना फैसला सुनाएंगे। तो सबसे पहले, क्या मौर्यों के जाते ही इंडिया में कोई पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब एक खालीपन सा आ गया था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूत तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में नई ताकतें फौरन उठ खड़ी हुईं। देखिए, मजे की बात यह है कि मौर्य एम्पायर का अंत किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ, बल्कि एक अंदर की ही बगावत से हुआ। मौर्यों के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा को हटाकर शुंग वंश की शुरुआत की और शुंगों के बाद कण्व वंश आया। तो आप देख रहे हैं, पावर कहीं गई नहीं, बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक ग्रीक एम्बेसडर था, हेलियोडोरस। वो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया और भागवत धर्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने खुद ये धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं, उसने विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में वो फेमस गरुड़ स्तंभ भी बनवाया। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी सांस्कृतिक ठहराव वाले डार्क एज की निशानी लगती है? मुझे तो नहीं लगती। अच्छा, अब नॉर्थ से थोड़ा नीचे डेक्कन की तरफ चलते हैं। यहां एक और सुपर पावर उभर रही थी, सातवाहन। इन्होंने सिर्फ एक बड़ा एम्पायर ही नहीं बनाया, बल्कि लगभग 450 सालों तक राज किया। ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक हैं। स्टेबिलिटी थी, अंधकार नहीं। सातवाहनों का दबदबा इतना था कि उनके एक महान राजा शातकर्णी प्रथम ने खुद को दक्षिणापथपति का टाइटल दिया। इसका मतलब है साउथ की तरफ जाने वाले रास्ते का मालिक। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस दौर के सुपर बिजी और फायदेमंद ट्रेड रूट्स पर उनके कंट्रोल का ऐलान था। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ। हाँ, ये सच है कि सेंट्रल एशिया से कुछ नए ग्रुप्स इंडिया में आए, लेकिन उन्हें सिर्फ हमलावर कह देना कहानी को बहुत छोटा बना देगा। असल में इन लोगों ने एक नई मिली-जुले संस्कृति को जन्म दिया, जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, ये एक के बाद एक लहर की तरह आए। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, फिर शक, उनके बाद पार्थियन और आखिर में इस दौर के सबसे ताकतवर कुषाण। हर ग्रुप ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। आप सोच रहे होंगे कि सिक्कों में क्या खास बात है? अरे बहुत बड़ी बात है। इंडो ग्रीक्स से पहले के सिक्कों पर सिर्फ कुछ निशान होते थे, लेकिन इंडो ग्रीक्स ने सिक्कों पर अपना चेहरा, अपना नाम और टाइटल लिखवाना शुरू किया। इससे इतिहासकारों को पहली बार राजाओं और उनके समय का एक पक्का सबूत मिला। ये गेम चेंजर था। इंडो ग्रीक्स के बाद सीन में आते हैं शक। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना अच्छा खासा कंट्रोल जमा लिया था और इन शक राजाओं में एक नाम सबसे ऊपर आता है, रुद्रदामन प्रथम। वो अपनी जीतों के लिए तो जाने ही जाते थे, पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कमाल का था। रुद्रदामन कितने बेहतरीन शासक थे, इसका सबसे बड़ा सबूत है जूनागढ़ का शिलालेख। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा पहला लंबा शिलालेख भी है। इसमें लिखा है कि उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत अपनी प्रजा पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए बिना अपने पर्सनल खर्चे से करवाई। सोचिए, ये एक ऐसे राजा का काम है जो जनता की परवाह करता हो। डार्क एज से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। और अब आते हैं इस दौर के सबसे बड़े पावर हाउस पर, कुषाण। इनका साम्राज्य इतना विशाल था कि सोचिए, एक तरफ सेंट्रल एशिया और दूसरी तरफ इंडिया में वाराणसी तक फैला हुआ था। ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल एम्पायर था। इस साम्राज्य की नींव रखी कुजुल कड़फिसेस ने। फिर आए वीम कड़फिसेस, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाना शुरू किया। और फिर वो राजा आए जिनके समय में यह साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा, महान कनिष्क। कनिष्क का दरबार किसी इंटेलेक्चुअल हब से कम नहीं था। अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे फिलोसोफर
और तो और आयुर्वेद के पितामह चरक, जिनकी चरक संहिता आज भी एक बेस टेक्स्ट है, वो सब कनिष्क के दरबार में थे। ये तो बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से एक सुनहरा दौर था। तो कुषाणों की सुपर पावर का राज क्या था? एक शब्द में, सिल्क रूट। ये वो मशहूर रास्ता था जो चीन के रेशम को रोमन एम्पायर तक पहुंचाता था, और कुषाणों ने इस रास्ते के एक बहुत जरूरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। मतलब सारा माल उनकी जमीन से होकर गुजरता था और वो इस पर लगाते थे टैक्स। इसी से उन्हें बेहिसाब दौलत और ताकत मिली। और ये दौलत सिर्फ राजाओं की तिजोरी में नहीं जा रही थी, इसका असर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पड़ रहा था। पूरा इलाका एक जबरदस्त इकोनॉमिक बूम देख रहा था, और यही वो सबूत है जो डार्क एज की थ्योरी को पूरी तरह से नकार देता है। उस समय इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड अपने चरम पर था। भारत से काली मिर्च, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, क्या कुछ नहीं एक्सपोर्ट होता था। ये ट्रेड इतना ज्यादा इंडिया के फेवर में था कि एक रोमन हिस्टोरियन प्लिनी ने शिकायत की थी कि इंडिया हमारा सारा सोना खींच कर ले जा रहा है। और ये सारा ट्रेड कोई अव्यवस्थित नहीं था। उस समय श्रेणियां होती थीं जिन्हें हम आज की भाषा में बिजनेस गिल्ड्स या एसोसिएशंस कह सकते हैं। ये न सिर्फ ट्रेनिंग देती थीं बल्कि बैंक का काम भी करती थीं, पैसा जमा करना, लोन देना। मतलब एक बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। तो इन सभी पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक सबूतों को देखने के बाद चलिए घूम फिर कर वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। तो देखिए, एक तरफ है ये डार्क एज की कहानी जो सिर्फ इसलिए कही जाती है क्योंकि कोई एक बड़ा एम्पायर नहीं था, और दूसरी तरफ है हकीकत, जिसमें सातवाहन और कुषाण जैसे शक्तिशाली राज्य थे, जिसमें जबरदस्त कल्चरल मिक्सिंग हो रही थी और जिसमें व्यापार आसमान छू रहा था। तो फैसला बिल्कुल साफ है, ये कोई डार्क एज नहीं था, बल्कि ये तो व्यापार, कला और अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल का एक चमकता हुआ दौर था। एक ऐसा दौर जिसने आने वाले गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बहुत मायने रखता है। जो चीज ऊपर से बिखराव या गिरावट लगे, हो सकता है कि वो अंदर से विकास और बदलाव का एक शानदार दौर हो। तो किसी भी दौर पर कोई लेबल चिपकाने से पहले हमें हमेशा गहराई से देखना चाहिए। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प पन्नों को पलटने में मजा आता है तो हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।